नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है। मैं मदरलैंड वॉइस में प्रबंध संपादक हूँ। साथियों, पिछले 2 दिन से पूरे देश के अंदर चीन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों में बहुत नाराज। आप लोगों को ध्यान भी होगा कि नाराजगी क्यों है। गलवान घाटी की जो दुर्घटना हुई है, जिसमें हमारे 20 सैनिक जो हैं शहीद हो गए हैं, उस घटना को लेकर पूरे देश में चीन को लेकर बहुत नाराज है। 2 दिन से इस घटना को लेकर और चीन को लेकर क्यों नाराजगी हो रही है और क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, इसको लेकर मेरी मदरलैंड वॉइस का संपादक संजय उपाध्याय जी के साथ इस बारे में बातचीत हुई है। संजय उपाध्याय जी इस मामले में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने काफी स्टडी भी किया हुआ है कि चीन के साथ हमें क्या रवैया अपनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा और इस समस्या का हल क्या है, उसको लेकर लगातार 2 दिन से हमारी बातचीत चल रही है, संजय उपाध्याय जी और मेरी। और संजय उपाध्याय जी और आज हम लोग जो आपसे शेयर करेंगे कि चीन को लेकर हमें क्या कदम उठाने चाहिए, क्या उसके रास्ते बंद करने के लिए क्या आर्थिक उपाय करने चाहिए या युद्ध ही उसका इलाज है, उसको लेकर मैं संजय उपाध्याय जी से बात करूंगा। मैं संजय जी, गलवान घाटी की जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। 2 दिन से हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि भी सरकार क्या कदम उठाए। गलवान घाटी की जो दुर्घटना हुई है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, सरकार क्या कदम उठाए चीन को सबक देने के लिए और आम आदमियों का क्या रोल रहना चाहिए, उसको लेकर लगातार हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो भी इसका हिस्सा बने और जाने कि संजय उपाध्याय जी के इस मामले में क्या कहना है। संजय जी बताइए। पिछले कुछ दिनों से गलवान घाटी की जो घटना हो रही है, ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये निरंतर बॉर्डर पे जो होता आया है वो है। बॉर्डर पे ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। इस पूरे परिस्थिति को जानने के लिए हम लोग को थोड़ा अतीत में जाना होगा। 19वीं शताब्दी में चीन जब इंडिया पे इंग्लैंड का कब्जा हुआ था, इंडिया जब कॉलोनियल कंट्री था, जब ब्रिटिश पीरियड में था, उस समय चीन के साथ जो बॉर्डर है उसको बनाने का प्रयास किया गया था 1856-57 की बात। उस समय जब 1858 की बात हो, उस समय जब बॉर्डर का जब निर्धारण किया जा रहा था तो तिब्बत उस समय एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था। तिब्बत का बहुत पुराना इतिहास है, वो कोई नया इतिहास नहीं है, जिसको चीन उसके ठीक 1950 के आसपास 1950-51 तक तिब्बत को हड़प चुका था, पूरा अपने आप में मिला लिया था। तिब्बत जब चीन के पास गया उस समय से सीमा विवाद शुरू हुआ इंडिया के साथ। वो आज का विवाद नहीं है। उसके पहले थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि जब भारत 1899 में ब्रिटिशर्स के साथ चाइनीज का थोड़ा रिलेशन अच्छा हुआ। उसके पहले रिलेशन अच्छा नहीं था क्योंकि ब्रिटेन का इंटरेस्ट नहीं था चाइना में। चाइना एक बहुत ही अनसिविलाइज्ड, बहुत ही इकोनॉमिकली फेल्ड कंट्री था उस समय जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए, तो इसलिए ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट चाइना नहीं होकर इंडिया रहा। उसके बाद से जब चाइना पे जब उन्होंने चाहे सीमा विवाद को थोड़ा सा सीमा को ठीक करना चाहे इंडिया का, तो उन्होंने जो मैकमोहन लाइन जो बाद में 1919-20 के आसपास जो बनी, तो उसका रूप वो जहां मैकमोहन लाइन है उसी लाइन पे उन्होंने हो रहा था। वो जो है वो तिब्बत बॉर्डर से लगता था। 1950 में जब तिब्बत को इन्होंने एनेक्स कर लिया, तिब्बत के एनेक्सेशन के बाद से उस समय अब हम लोग बड़ा ही मैत्रीपूर्ण स्थिति में थे। 1954 में चाइना ने तिब्बत एनेक्सेशन के इशू पर इंडिया से पंचशील समझौता किया, जिसमें कि यह कहा गया था कि नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर ऑफ बोथ द कंट्री। तो इस तरह से करके उसने इंडिया के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध रखा। साथ ही साथ इसका जो धोखाबाजी वाला जो नीति है, जो पीछे से छुरा घोंपने वाली जो बात है, वो उस समय 1952 से ही शुरू कर दिया था। 1952 से ही चीन तिब्बत को हड़पने के बाद ही इसने गलवान घाटी या जिसको अक्साई चीन एरिया कहा जाता है, उस एरिया में रोड बनाने का काम इसने शुरू कर दिया था। वो रोड जब बन रहा था तो खुफिया तंत्रों से जब नेहरू जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको जब पता चला तो एक टीम बनाकर उसका सर्वे भी किया गया और पता चला कि हाँ उन्होंने रोड बना लिया है। तो इस पे उस समय इंडिया के पार्लियामेंट में इस पे बहुत कड़ा आपत्ति व्यक्त किया गया था चीन के प्रति। तो एक तो ये भी रहा। उसके बाद 1952 के बाद से इस पे आपत्ति व्यक्त किया गया था, लेकिन चीन का ये जो था अक्साई चीन जो कहा जाता है, अक्साई रीजन था वो पहले, जिसको कि चीन के नाम से जोड़ दिया गया, अक्साई चीन कहा जाने लगा। वो तिब्बत का वो पठारी एरिया होता है, पठारी एरिया जो हमारे पास था, जो अब चीन उस पर अनऑथोराइज कैप्चर किए हुए हैं, जिसको अमित शाह जी ने भी हाल में
जो अभी बात जब चल रही थी 370 के स्क्रैप का, तो उस समय उन्होंने इस बात को रखा भी था कि पीओके और अक्साई चीन से ज्यादा अच्छा कहना होगा कि चाइनीज ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी। ये जो गालावान घाटी है ये तो हमारा शुरू से रहा है और आज भी है। और उतना ही नहीं, उसके पीछे का लगभग उसके पीछे का जो एरिया है वो भी हमारा पार्ट रहा है, जिसपे कि चीन अनऑथराइज इलीगली उसको कैप्चर कर लिया है। तो वहां पे ये हमारी पहले की सरकारों में या जब 1962 का जब युद्ध हुआ था तो उसका कारण यही था। यहाँ तो इन्होंने किया ही था, अरुणाचल प्रदेश में भी ये एनेक्स करना शुरू कर दिया था इन्होंने। जिसके बाद से चीन की ये नीति रही है कि ये क्या करते हैं कि 20 किलोमीटर एनेक्स किया और समझौता करके 18 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं। तो इस तरह से 2 किलोमीटर एरिया ये कैप्चर कर लिए। इसी पॉलिसी के तहत ये पूरे विश्व में, मतलब इसके बॉर्डर जितने भी 6 कंट्री से लगते हैं, जितने भी कंट्री से लगते हैं, सबका कुछ ना कुछ टेरिटरी इसने ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है। चाहे वो मंगोलिया का पार्ट हो, चाहे वो ताइवान और हांगकांग को तो इसने किया ही है इसके साथ जो हो रहा है। इंडिया का जो लद्दाख एरिया है जो अक्साई चीन कहा जाता है उसको भी इसने किया है। अब जो इधर के जो घटनाएं होते, तो इस तरह की घटना तो होते रहती है बॉर्डर पर, लेकिन इस बार की जो घटना है ये सहनीय नहीं है, ना ही भारतीयों के द्वारा ना ही भारत सरकार के द्वारा। अब आपने जैसा कि प्रश्न पूछा, मैंने थोड़ा सा इतिहास इसका बताया। अभी आपने जो प्रश्न पूछा उसका शुरू से ही किसी भी देश को संपन्न बनाने का, जब तक वो सेल्फ रिलायंट नहीं होता है, जब तक उसकी इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी पे डिपेंडेंट रहती है, तब तक वो उतना शक्तिशाली नहीं होता है। इंडिया 1990 के बाद से इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाया गया है इंडिया में, और उसके तहत जो ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का दौर शुरू हुआ है, तो दूसरे कंट्री से जो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे आपको कहीं से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग आपके यहाँ पैसे लगा रहे हैं और उनको प्रॉफिट चाहिए। लेकिन चाइना जो पैसा लगाता है किसी भी देश में, वर्ल्ड के किसी भी देश में, तो इसका एक रणनीति होता है। वो वहां का सारा डेटा अपने यहाँ ट्रांसफर करवाता। जैसे हमारे यहाँ अभी सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा कि भारत सरकार ने सबसे पहले बीएसएनएल और एमटीएनएल के जो 4G वाले जो टावर हैं जो चाइनीज हैं, उनको सबसे पहले क्यों किया? क्योंकि उसके माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन होता है, वहां पे डेटा को ट्रांसमिट कर लेता है। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है। और चीन का सामरिक स्थिति इस तरह की नहीं है कि भारत जैसे शक्तिशाली देश से टकराए। नंबर के संख्या में बहुत ज्यादा होगा, लेकिन चीन की हिम्मत नहीं है कि युद्ध इंडिया के साथ प्रॉपर युद्ध कर पाए। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। 1979 में चीन ने जो आखिरी लड़ाई लड़ी है 1979 में वियतनाम के खिलाफ लड़ी है, जिसमें वियतनाम जैसे छोटे देश ने चीन का बुरा हाल कर रखा था। एक तरह से कह लें तो उसमें चीन की बुरी तरह से हार हुई थी वियतनाम वार के 79 वाले वार में। और उसके बाद से चीन ने कोई वार नहीं लड़ा है, किसी के साथ नहीं किया है। हाँ, इसकी सेनाएं बढ़ती गई हैं और इनका एक इंटरनल प्रोपेगेंडा होता है कि अपने चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का। आज पूरे विश्व में ये अलग थलग पड़ गया है, तो एक चिड़चिड़ाहट में इस तरह की घटना कर रहा है। और जिनपिंग सरकार जो है वहां पे, वहां के लोकल लोगों में बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर हो गई है। इनका जो फासिस्ट माइंडेड है, और जो जैसा कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में होता आया है किसी एक व्यक्ति का पूजा, वो जिनपिंग की भी पूजा चीन में शुरू हो गई है। तो वहाँ के चीन के लोग ही जब नहीं करेंगे आपकी पूजा, तो पूरा विश्व क्यों करेगा? हाल में जो कोरोना वायरस जो उनके लैब से जो आया है, इसका आधिकारिक घोषणा तो किसी देश ने नहीं किया है, लेकिन जितने भी खुफिया तंत्र हैं उनका एक अंदरूनी ये रिपोर्ट है कि कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान लैब से ही लीक हुआ है। बायोलॉजिकल वेपन वो बना रहा था। तो इससे लेकर पूरे विश्व में नाराजगी है, चीन के रवैये से नाराजगी है। चीन के द्वारा किए जा रहे जो साम्राज्यवादी विस्तारवादी जो नीति है उसके खिलाफ है पूरा विश्व। तो ऐसे में भारत के लोगों को सबसे पहले तो चीनी किसी भी गुड्स का हम लोग अपने लेवल पे उसका बहिष्कार हमको करना ही चाहिए। और सरकारी स्तर पे भी जो हो रहा है, डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट है, इस पे भी कल मैं एक चैनल पे भी था तो मैं बात कर रहा था कि डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट जो भी हो, लेकिन कोई भी एग्रीमेंट किसी भी कंट्री को बाध्य नहीं करता है कि आप अपने कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आप कोई काम करें। तो भारत सरकार भी इस तरह का एक्शन लेना ही चाहिए। संजय जी, अभी जो जो माहौल चल रहा है
सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और आम लोग भी कदम उठा रहे हैं। चीनी सामान के मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में होली जलाई जा रही है। तो इस स्टेज पे आपको लगता है कि जो हम लोग जो कदम उठा रहे हैं वो इस स्टेज पे ठीक है, या फिर युद्ध कोई उपाय है? ये स्टेज, वो जो स्टेज आज चल रही है, ये जो स्टेज है कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, केंद्र सरकार भी कर रही है और आम लोगों ने भी शुरुआत की है जो ये, तो ये उपाय ठीक है अभी जो है, या फिर कोई युद्ध इसका उपाय है आज की डेट में? देखिए, किसी भी तरीके से किसी भी देश के लिए, दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, तो युद्ध तो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अच्छा और बेहतर उपाय नहीं होता है। लेकिन चीन जैसे देश को, जिससे कि चीन के जितने भी पड़ोसी हैं, सब इससे नाखुश हैं। इसने जो तिब्बत के साथ किया, वही काम ये पाकिस्तान के साथ कर रहा है। आज के डेट में पाकिस्तान का एक भी आदमी चीन के किसी एक्टिविटी से, वहां के लोकल लोगों की मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट को तो बहुत तरह का बेनिफिट होगा, फायदा होगा, तो गवर्नमेंट तो नाराज नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के लोग चीन के बिल्कुल खिलाफ है। पाकिस्तान जहां से भी सीपीसी जो जा रही है कॉरिडोर, वहां के आसपास के जो लोग हैं वो चीन के इस एक्ट से, चूंकि इस चीनी लोगों का स्वभाव है अत्याचार करना और लोगों को अपना इकोनॉमिक टर्म, अमेरिका ने ये काम किया था 1900 के आसपास, डॉलर डिप्लोमेसी कहा जाता था कि एक दूसरे देश में आप पैसा दो और उसको अपने अधीन कर लो। तो इसी नीति को चीन अभी चल रहा है। यही काम इसने पाकिस्तान में किया, यही काम इसने नेपाल में किया। नेपाल की घटना मैं थोड़ी बता दूं। नेपाल के 2 कम्युनिस्ट पार्टी को इकट्ठा करके उसमें पैसा इसने इन्वेस्ट किया और वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाया, और उस गवर्नमेंट को इन्होंने अपने इशारे पे नचाना शुरू किया है। जो अभी इन्होंने नया नक्शा पास किया है, ये स्पष्ट रूप से उसी पे हो रहा है। चीन जो चाइना सी में, साउथ चाइना सी, उसके आसपास के जो कंट्री है, फिलीपींस है, म्यांमार है, ये आपका वियतनाम है या मलेशिया है, ये सब जितने कंट्री है सबको परेशान कर रखा है। जो समुद्री नीति होती है दो किसी देश का, वो 150 नॉटिकल माइल तक के उसका एरिया में होता है। उसके बाहर का जो एरिया होता है वो ग्लोबल रिसोर्स माना जाता है, उसमें कोई भी कंट्री का जा सकता है। इसने पूरे साउथ चाइना सी को इसने अपना निजी संपत्ति मान रखा, जिसको लेकर अमेरिका ने भी आपत्ति दर्ज की है। तो उसकी ये नीति है। अभी जो हम स्टेप जो उठा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है और 100% बाइकआउट करना चाहिए। इससे हालांकि इकोनॉमिकली हम लोगों को भी नुकसान होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना चाइना का हो रहा है। अभी पूरा विश्व आपके साथ है। मैं तो कहता हूं कि दिस इज द राइट टाइम दैट वी शुड claim on that Aksai Chin area that has illegally occupied by China in 1962। उसको भी, अक्साई चीन को भी हम लोगों को यही सही समय है, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो या वो इकोनॉमिक दृष्टि से हो या वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, जैसे भी हो, उसको लेने का इससे बढ़िया समय इंडिया के पास नहीं आ सकता। आपको लगता है कि क्या आने वाले टाइम में भारत एक आर्थिक संपन्न देश बनेगा? भारत, देखिए, भारत जिस रास्ते पे चल रहा है, ये भारत एक आर्थिक संपन्न देश बनेगा नहीं, बन चुका है। आपका भारत का जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड का बेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है। थोड़ा डिसीजन लेने में हम डिले करते हैं क्योंकि हमारी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, अपोजिशन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, थोड़ी विलंब होती है, लेकिन हम जो स्टेप लेते हैं वो बड़ा स्ट्रांग स्टेप है। अब देखें, इंडिया जो है लगभग $3 बिलियन का कंट्री तो बन गया, $5 बिलियन कंट्री का जो बात की जा रही है। आप आर्थिक जगत में देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन के इंस्पाइट ऑफ पॉपुलेशन, आप इसमें जितने भी प्रोडक्शन है उसमें इंडिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन पे है। रिसोर्स के मामले में इंडिया में इतने रिसोर्सेस हैं कि वो दूसरे कंट्री को अपने जो कच्चे माल है उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। वो पहले की जैसे कल कोल ब्लॉक्स का जो नीलामी हुआ है, अब इससे आप कोल का प्रोडक्शन अपने यहाँ इतना हो जाएगा, जो हम इंपोर्ट करते थे अब हम वो एक्सपोर्ट करने लगेंगे। इस तरह से बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं और इंडिया उसको कर रहा है। गवर्नमेंट अगर इच्छा शक्ति दिखाती है, जैसा कि अभी तक चल रहा है, तो निश्चित रूप से इंडिया जो है आने वाले समय में, ये मेरा अनुमान नहीं, अब्दुल कलाम जी ने अपना जो इंडिया 2020 जो उनकी बुक है उसमें उन्होंने लिखा था कि इंडिया 2020 के बाद 2030 तक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा वर्ल्ड का, और 2050 तक ये लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। और जितने भी देश के इकोनॉमिस्ट हैं सब इस तरह के अनुमान कर रहे हैं। दोस्तों, आपने मदरलैंड वॉइस के संपादक श्री संजय उपाध्याय जी के विचार सुने।
इन्होंने बताया कि भाई आम आम हिंदुस्तानी जो है क्या रोल प्ले कर सकता है। इन्होंने बताया कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो। जो पूरे कैंपेन चल रहा है, हम लोगों की नाराज़गी है, नाराज़गी कैसे हम लोग अपनी जो है थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सब लोग जो है सहयोग करें, चाइनीज गुड्स का जो है पूरी तरह से बहिष्कार करें। और हमें जो है पूरे एक मूवमेंट चलानी पड़ेगी, पूरे देश में मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप हम संजय उपाध्याय जी के विचार जो हैं देश भर में पहुँचाएँ।